आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले एक बार हम यह समझ लेते हैं कि हम लीनियर इनर्शिया से क्या समझते हैं, जिसे कि हम इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये जो लीनियर इनर्शिया होता है ये हमें ट्रांसलेशनल मोशन में दिखता है। तो लीनियर इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहेगा। और अगर कोई बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वह उसी स्ट्रेट लाइन में उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर जो है बाहर से एक नेट फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर जो है यहां पर ये एक बॉडी है। सो इस सरफेस पर जो है यहां पर ये एक बॉडी है। इसका जो मास है वो हमने मान लिया कि यहां पर इसका मास जो है ये है m1। तो ये जो बॉडी यहां पर सरफेस पर है ये तो रुका हुआ है, तो क्या ये अपने आप चलने लगेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हमेशा ऐसे ही रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि हम इस पर जो है बाहर से एक फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सो यहां पर अगर हम यहां पर जो है बाहर से एक नेट फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, चलिए हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, तो ये जो फोर्स है ये है F1। तो हमने इस पर F1 फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे वैसे ही इसमें हो जाएगा एक एक्सीलरेशन। सो इसे मिलेगा एक एक्सीलरेशन। तो यहां पर इसे जो मिला एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इस एक्सीलरेशन को हमने ये मान लिया कि यहां पर ये है A। अब अगर मान ले वही सरफेस हो, यहां पर जो है यहां पर वही सरफेस है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका मास जो है वो m1 से ज्यादा है। सो यहां पर इसका जो मास है वो m1 से ज्यादा है। तो हमने यहां पर ये मान लिया कि इसका जो मास है, इस बॉडी का यहां पर ये जो मास है ये है m2। तो ये जो m2 है ये m1 से ज्यादा है। तो अगर हमें इस बॉडी में भी इतना ही एक्सीलरेशन क्रिएट करना है ए ही, तो क्या हम F1 फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें ए एक्सीलरेशन मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। इसका मास ज्यादा है तो ए ही एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए हमें F1 से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यहां पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है F2। यहां पर ये जो F2 है ये F1 से बड़ा होगा। सो उस केस में यहां पर ये जो इसे एक्सीलरेशन मिला, हमने ये मान लिया कि अब यहां पर एक्सीलरेशन जो है ये है ए। तो अभी अगर आप देखें इस मास m2 को, इसे देखिए m2 को, तो इसमें ए एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए हमें यहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, जबकि मास m1 में ए ही एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये जो मास m2 है ये ज्यादा अपोज कर रहा है, जबकि m1 जो है उससे कम अपोज कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर इस मास m2 का लीनियर इनर्शिया, जिसे कि हम इनर्शिया भी कहते हैं, ये ज्यादा है। किससे? m1 से ज्यादा है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि अगर यहां पर देखें तो ये जो मास है ये मास m2 यहां पर m1 से जो है ये बड़ा है। तो अगर हम ये मानते हैं कि इसका इनर्शिया I2 है और इसका इनर्शिया जो है ये है I1, तो यहां पर I2 जो होगा, I2 ये I1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये ज्यादा अपोज कर रहा है जबकि ये कम अपोज कर रहा है। तो अगर मान लें कि ये भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और ये भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दोनों का जो स्पीड है वो मान लें कि सेम है। अगर आपको कहा जाए कि आप दोनों को रोकिए, तो आप जो है किसको आसानी के साथ रोक पाएंगे और किसको जो है आपके लिए रोकना कठिन होगा? ऑब्वियसली इसे रोक पाना आपके लिए ज्यादा कठिन होगा, जबकि इसे रोक पाना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब यह है कि इसे रोक पाना आपके लिए ज्यादा कठिन है। तो ये जो है ये ज्यादा अपोज कर रहा है, ये अपने मोशन को ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसीलिए आपको इसे रोक पाना ज्यादा कठिन हो रहा है, जबकि इसे आप आसानी के साथ रोक दे रहे हैं। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि इसका जो इनर्शिया है, लीनियर इनर्शिया, ये ज्यादा है और इसका जो इनर्शिया है ये कम है। और अगर आप इस m1 को जो है धकेल देते हैं, इसे दे देते हैं आप एक इनिशियल स्पीड, और उसी तरह से m2 को भी आप धकेल देते हैं, इसे भी उतना ही इनिशियल स्पीड दे देते हैं जितना कि आप m1 को दे रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि m2 जो है ये काफी दूर तक जाएगा, काफी समय बाद रुकेगा, जबकि m1 जो है ये पहले ही रुक जाएगा m2 से। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये जो I2 है ये बड़ा है I1 से। सो अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हमें रोटेशनल मोशन में दिखता है। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि दो पहिया है, ये रहे वो दो पहिए, और इन दोनों पहिए में ये जो आपको दिख रहा है ये, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है यहां पर इन दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इन दोनों पहिए का जो मास है वो बराबर है। अगर इसका मास m है तो इसका जो मास है ये भी m ही है। दोनों पहिए में एक आपको डिफरेंस दिख रहा है, वो ये है कि यहां पर जो मास है वो हर जगह पर है, लेकिन
इस दूसरे पहिए में अगर आप देखें तो जो मास है वो ज्यादा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा मास है, जबकि यहां पर देखें इस रीजन में तो यहां पर मास कम है। तो इनमें ये डिफरेंस है कि इस दूसरे पहिए में मास जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। तो अब यहां पर ये जो आपको पहिए दिख रहा है इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन आपको अल्फा क्रिएट करना है, इसे रोटेट करना है, और इसे भी कुछ इसी तरह से रोटेट करना है, और इसमें भी आपको एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ही क्रिएट करना है। तो अब यहां पर अगर आपको इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्रिएट करना है तो आपको यहां पर अप्लाई करना होगा एक टॉर्क। सो यहां पर आपको अप्लाई करना होगा एक टॉर्क। तो हमने ये मान लिया कि ये जो आपने टॉर्क अप्लाई किया ये है यहां पर टाउ1। सो यहां पर आपने टाउ1 टॉर्क अप्लाई किया जिससे कि ये इस तरह से रोटेट करने लगा और यहां पर क्रिएट हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अब इस दूसरे पहिए को देखें जिसमें कि हमें यहां भी इतना ही एंगुलर एक्सीलरेशन क्रिएट करना है, तो इसमें जो है इतना एंगुलर एक्सीलरेशन क्रिएट करने के लिए हमें जो टॉर्क अप्लाई करना होगा वो यहां पर टाउ1 नहीं होगा। इसे घुमा पाना आपके लिए ज्यादा कठिन होगा। सो यहां पर अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये जो टॉर्क हम अप्लाई करेंगे ये है टाउ2, तो ये जो टाउ2 होगा ये टाउ1 से बड़ा होगा। तो यहां पर ये जो टाउ2 होगा ये बड़ा होगा टाउ1 से। तो अब अगर आप देखें यहां पर ये जो पहिया आपको दिख रहा है दूसरा वाला, इसे घुमा पाना हमारे लिए ज्यादा कठिन हो रहा है, जबकि इस पहिए को हम काफी आसानी के साथ घुमा दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पहिया ज्यादा अपोज कर रहा है जबकि ये वाला पहिया कम अपोज कर रहा है। तो हम यहां पर इस केस में ये कहेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखिए ट्रांसलेशनल मोशन में हम लीनियर इनर्शिया कहते हैं या फिर इनर्शिया कहते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस पहिए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अब अगर आप मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं कि यहां पर ये एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है और ये वाला भी उसी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दोनों सेम एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, ये ध्यान में रखें। अब अगर आपको कहा जाए कि आप इन पहियों को रोकिए तो आपके लिए इसे रोक पाना आसान होगा जबकि इसे रोक पाना आपके लिए काफी कठिन होगा। इसका मतलब यहां भी वही है कि ये ज्यादा अपोज कर रहा है जबकि ये कम अपोज कर रहा है। तो हम यहां से भी कहेंगे कि इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। जैसे कि हम यहां पर कह रहे थे कि इस मास को रोक पाना हमारे लिए ज्यादा कठिन है और इसे रोक पाना हमारे लिए काफी आसान है, तो हम कह रहे थे कि इसका इनर्शिया जो है लीनियर इनर्शिया ज्यादा है और इसका लीनियर इनर्शिया कम है। सो उसी हिसाब से यहां भी हम कह रहे हैं। अब अगर मान ले कि यहां पर जो है दोनों को आपने एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ घुमा करके छोड़ दिया, दोनों को आपने सेम एंगुलर स्पीड देकर के छोड़ दिया, तो आप ये पाएंगे कि ये देर में रुकेगा और ये पहले रुक जाएगा, जैसे यहां पर भी हो रहा था इस ट्रांसलेशनल मोशन में कि ये देर तक मूव कर रहा था और ये पहले ही रुक जा रहा था। सेम लॉजिक यहां भी है कि ये पहिया आप पाएंगे कि ये देर तक मूव करेगा, ये देर में रुकेगा, जबकि ये वाला पहिया पहले रुक जाएगा इससे। तो यहां से भी हम कहेंगे कि ये जो है ये अपने मोशन को ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू करना चाहता है जबकि ये वाला उतना नहीं कर पा रहा है। सो ये ज्यादा अपोज कर रहा है, तो यहां से भी हम कहेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस पहिए के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा है। तो अब अगर आप इसे और इसे कंपेयर करते हैं, इस ट्रांसलेशनल मोशन वाला केस और यहां पर ये जो रोटेशनल वाला केस है, रोटेशनल मोशन वाला केस है, इसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप यहां पर ध्यान से देखें कि इस केस में जैसे ही मास बढ़ रहा है वैसे ही यहां पर ये जो इनर्शिया है वो बढ़ जा रहा है। सो यहां पर मास m2 m1 से बड़ा है, इसीलिए इसका इनर्शिया I2 लीनियर इनर्शिया ये I1 से बड़ा है। तो ये मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा यहां पर इनर्शिया होगा। लेकिन इस केस में देखिए दोनों का मास तो बराबर है, तो फिर दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि ये सिर्फ मास पे ही डिपेंड नहीं करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल्कि ये किसी और टर्म पर भी डिपेंड करता है। तो ये और किस किस चीज पर डिपेंड करता है हम इस पर आगे और ज्यादा चर्चा तभी कर पाएंगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक फार्मूला बना लेंगे। तो अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पर बात करेंगे। तो अगर मान ले कि यहां पर ये एक पार्टिकल है, सो यहां पर ये पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, और ये जो पार्टिकल है ये यहां पर जो है कुछ इस तरह से ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहा है। सो यहां पर कुछ इस तरह से ये एक सर्कल में घूम रहा है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है। सो यहां पर ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये यहां पर कुछ इस तरह से घूम रहा है। जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका जो रेडियस है अर्थात यहां पर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि है r, और इस पार्टिकल का ये जो मास है ये हमने मान लिया ये है m। तो यहां पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम ये कहेंगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, ये बराबर होगा इसका जो मास है जो कि है m,
इनटू इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। सो यहां पर ये हो गया स्क्वायर। तो ये हो गया एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अगर कोई बॉडी रहे तो उसमें तो सिंगल पार्टिकल नहीं होंगे, उसमें तो बहुत 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 सारे पार्टिकल्स होंगे। तो उस केस में किसी एक बॉडी का जो है हम किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक पहिया है और ये जो पहिया है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है यहां पर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अभी इसमें देखिए तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो यहां पर ये हो गया, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल, तो ये हो गया, और दूसरा मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया, और यहां पर ये हो गया तीसरा, और यहां पर ये और मान लेते हैं ये हो गया चौथा। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर इसका मास मान लेते हैं ये है m1, और इसका मास यहां पर मान लेते हैं ये है m2, और इसका मास जो है ये है m3, और इसका जो मास है इसी तरह से ये है m4। तो यहां पर ये जो m1 है इसका इससे ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि ये है r1, और इसका जो डिस्टेंस है ये है हमने मान लिया ये है r2, और m3 का यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा ये हमने मान लिया कि ये है r3, और यहां पर इसका ये जो डिस्टेंस है ये मान लिया ये है r4। तो अभी हर एक पार्टिकल को अगर आप देखें तो ये अलग अलग रेडियस में घूमेगा। ये जिस सर्कल में घूमेगा उसका जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा। अगर आप m1 को देखें तो ये कुछ इस तरह से ये रोटेट करेगा, कुछ ऐसे, इसके लिए ये होगा सर्कल। अगर m2 को देखें तो ये बड़े से सर्कल में कुछ ऐसे घूमेगा, इसका ये होगा रेडियस। m3 को देखें तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा, इसका ये होगा कुछ ऐसे रेडियस। तो हर एक पार्टिकल देखें तो ये अलग अलग रेडियस में घूम रहा है। तो हर एक पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर हम हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करके सबको जोड़ देते हैं तो हमें इस पूरे बॉडी का, इस पहिए का, हमें इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता चल जाएगा। तो अभी हमने ये देखा कि यहां पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m1 का, इसका हमने ये मान लिया कि ये है I1। तो यहां पर जो है ये जो I1 होगा, ये I1 जो होगा ये किसके बराबर होगा, इसका जो मास है जो कि है यहां पर m1, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर हो गया। इसी तरह से यहां पर जो I2 होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा m2 इंटू इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो है r2, तो इसका स्क्वायर, तो यहां पर हो गया r2 स्क्वायर। और यहां पर ये जो I3 होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा m3 r3 स्क्वायर, और इसी तरह से I4 जो होगा ये बराबर होगा m4 r4 स्क्वायर, और इस तरह से आगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका इस तरह से हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमें इस बॉडी का, इस पहिए का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा। सो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने मान लिया ये है I। तो ये I किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस यहां से आगे जो भी रहेंगे। तो I1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, I1 की जगह पर हम लिखेंगे यहां पर m1 r1 स्क्वायर, प्लस I2 की जगह पर हम लिखेंगे m2 r2 स्क्वायर, प्लस यहां पर लिखेंगे हम m3 r3 स्क्वायर, प्लस m4 r4 स्क्वायर, और आगे इस तरह से चलता रहेगा ये। तो यहां पर अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं, सबको, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस पहिए में सबको जोड़ेंगे तब जाकर के हमें ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पहिए का, इस बॉडी का, ये बराबर होगा समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। यहां पर ये जो i का वैल्यू होगा, i का ये जो वैल्यू होगा ये होगा 1 से लेकर के, यहां पर i का ये जो वैल्यू होगा ये होगा 1 से लेकर के n तक। तो यहां पर जो है, यहां पर ये हो गया इस बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर मास बढ़ेगा तो इस पहिए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ेगा, अर्थात हमें इसे घुमा पाना और रोक पाना हमारे लिए ज्यादा कठिन होगा। तो एक चीज तो ये क्लियर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मास पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में किस तरह से है। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा हम कहेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अगर आप इस केस में देखें दूसरे पहिए में, तो इस केस में मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूर है, तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था। तो ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात यह है कि किसी एक बॉडी का मास तो फिक्स होता है लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं होता है।
वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर यहां पर जो है आप इसी एक्सिस को यहां पर कर देते हैं, ये हो गया मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस केस में अगर ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बदल जाएगा। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहां पर कर देते हैं यहां पर, तब भी मास भले ही वही है लेकिन अब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, इस बॉडी के मास पर, इसका टोटल मास कितना है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, मास का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। जितना ज्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर रहेगा, हम कहेंगे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। और तीसरा डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। एक ही बॉडी में अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।